ऋतु और उसकी सास मधु सुबह सोकर उठे हैं। तभी उन्हें आसपास लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागकर जाती हैं। तभी एक आदमी ऋतु से कहता है, तुम्हारे पति हरिया की लाश मिली है तुम्हारे खेत में, अरे जल्दी चलो। ये खबर सुनकर ऋतु और मधु दोनों भागते हुए अपनी खेती की ओर जाते हैं और देखते हैं कि मधु का बेटा हरिया, जिसके शरीर पर चाकू से गंदी तरह वार हो रखा था और वह बेचारा मृत उस खेत में पड़ा हुआ था। दोनों सास बहू का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, किसने मेरे बेटे को इस तरह मार दिया? आखिर मेरे लाल ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसको इतनी जलन थी कि उसने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया? अगर उसे कुछ चाहिए था तो ले लेता, लेकिन मेरा सुहाग तो नहीं छीनता। अब हम दोनों सास बहू क्या करेंगे? बेसहारा कर दिया किसी ने हमें। दरअसल हरिया किसानी करता था और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हरिया के खेत में हुआ करती थी, जिस वजह से आसपास के सभी लोग हरिया से जला करते थे। ऐसे ही अब समय बीतने लगता है। हरिया के जाने के बाद दोनों सास बहू अकेली हो जाती हैं। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत भी खराब होने लगती है। यह देखकर ऋतु मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है, साथ ही अपने खेत में भी खेती करती है। धीरे धीरे ऋतु के खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। यह देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिस तरह से वह खेती करते थे ठीक उसी तरह से मैंने भी की है। इस बार फसल हो गई है और काफी अच्छी फसल हो गई है। इस बार हम अनाज अच्छे से बेचेंगे बाजार में और काफी अच्छे दाम भी मिलेंगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप चिंता मत करो। समझो मैं ही आपका बेटा हूँ। सच में बाबू, इतनी कम उम्र में तूने बहुत कुछ झेला है, वरना आजकल के समय में कोई दूसरी होती ना तो शायद मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती, लेकिन तूने दूसरी शादी करने की बजाय सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हरिया के साथ साथ मेरा बेटा तू भी है। एक बेटा तो भगवान ने छीन लिया, बस भगवान से यही दुआ है कि मेरा दूसरा बेटा सही सलामत रहे। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसे ही दोनों सास बहू खा पी कर सो जाती हैं। आधी रात को बहुत शोर होने लगता है। तभी एक आदमी ऋतु के घर का दरवाजा बजाता है। दोनों सास बहू दरवाजा खोलती है और वो आदमी बोलता है, अरे मधु बहन, तुम्हारे खेत में आग लगी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे चलो, पूरी फसल जला दी है किसी ने। दोनों सास बहू भागते हुए खेत की ओर जाती हुई देखती है कि उनकी पूरी फसल किसी ने जला दी। यह देखकर दोनों सास बहू बहुत बुरी तरह से रोती हैं। हे भगवान, आखिर ऐसा कौन है जो हमें सुख चैन से देखना नहीं चाहता? आखिर क्या मिल रहा है ये सब करके? एक बार उसने मेरा बेटा छीन लिया, अब बार बार हमारी फसल को आग लगाकर वे क्या साबित करना चाहता है? अगर उसे हमसे बदला ही लेना है तो हमारे सामने आ जाए और हमें एक बार में ही मार दे। ऋतु को गुस्सा आता है और वे पूरे गांव वालों से चीख चीख कर बोलती है, आखिर कौन है? क्या मिल रहा है ये सब करके? जीने दो मुझे और मेरी माँ को। इस तरह से हमें परेशान करके क्या मिल रहा है आप लोगों को? भगवान सब देखता है और एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे खेत पर पैर रखने की। सब्र का फल मीठा होता है। हम किसी को कुछ भी उल्टा नहीं बोलेंगे। जिसने जो किया है वे अच्छा किया है। बस भगवान पर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी वहाँ गांव का सरपंच आता है और वे सरपंच ऋतु से कहता है, अरे बहू, अब देखो भाई, मेरी बात मानो तो ये खेत तुम बेच दो। अरे अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खेत तुम्हें फल ही नहीं रहा है। अब देखो ना, इस खेत की वजह से तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया और देख लेना, ये खेत एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है काका, हमारा खेत है, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ऋतु बहू, जरा रुको, यहाँ पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये लो कुछ बीज, ये लाल मिर्च के बीज हैं, इसकी खेती करो।
ये भी जब तुम्हारे खेत में होने लगेंगे तब तुम्हारे घर की आर्थिक हालत बेहतर हो जाएगी। लाल मिर्च की खेती से तुम वह मुकाम हासिल करोगी अपने जीवन में जो तुम हासिल करना चाहती हो। आप कौन हैं और आपको मेरा नाम किसने बताया? बेटा, अब ये जानने का समय नहीं है। तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है और मैं कौन हूँ ये जानने में अपना समय बेकार मत करो। बस इतना जान लो कि मैं एक फरिश्ता हूँ और मुझे भगवान ने ही यहाँ भेजा है। इस बीज को लेकर जाओ और कल अच्छे से अपने खेत में डाल देना। उसके कुछ दिनों बाद तुम्हारे खेत में लाल मिर्च की खेती होगी और ये एक जादू ही लाल मिर्च है। ये लाल मिर्च से तुम वह मुकाम हासिल करोगी जो तुम करना चाहती हो और साथ ही अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लाल मिर्च जादू ही है। अगर किसी ने बुरी नीयत के साथ इसे नष्ट करने की कोशिश की तो उसका पूरा घर और वह खुद तुरंत वहां जलकर राख हो जाएंगे। साथ ही तुम इस जादुई लाल मिर्च की मदद से जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वह तुम मांग सकती हो। बस कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रितु को वैसे विश्वास नहीं होता उस बूढ़ी औरत की बात पर, लेकिन फिर भी उस औरत का मन रखने के लिए रितु वह बीज रख लेती है और लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन रितु वह बीज को जाकर अपने खेत में डाल देती है। लगभग एक हफ्ते का समय निकल जाता है। एक हफ्ते के बाद रितु के खेत में जादुई लाल मिर्च की खेती होने लगती है और वह लाल मिर्च दिखने में काफी सुंदर थी। रितु इन लाल मिर्च को ले जाकर बाजार में बेचा करती। बाजार में लाल मिर्च की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब लाल मिर्च का व्यापार रितु बड़े ही अच्छे से चला रही थी। यह देखकर गांव के कुछ लोगों को जलन होने लगती है। ऐसे ही एक रात फिर से गांव में शोर होता है, किंतु ये खेत में आग लग गई। जैसे ही रितु और उसकी सास वहां जाते हैं तो देखते हैं कि आग रितु के खेत में नहीं बल्कि सरपंच के घर में लगी है। साथ ही सरपंच भी जलकर राख हो गया। रितु समझ जाती है उसके पति का हत्यारा और उसका फसल खराब करने के पीछे सरपंच का हाथ था। आखिर साबित हो गया ना कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। मेरे पति का हत्यारा और हमारी तरक्की से जलने वाला ये सरपंच ही था और इसके किए की सजा इसको मिल गई। बस पूरे गांव वालों से इतना ही बोलना चाहूंगी कि जीवन में किसी की कामयाबी या तरक्की देखकर जलने से बेहतर है कि मेहनत करके खुद आगे बढ़ो, वरना सरपंच जैसी हरकत करने वालों का यही होता है। रितु अपने घर आ जाती है और अपनी जादुई लाल मिर्च की खेती करके अपने जीवन में आगे बढ़ती है।